हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 101 टू 110 तक सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 101। अपने को क्या बोल रहा है यहाँ पर, 20 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 वर मिक्सड विद एक्सेस ऑफ O2 एंड एक्सप्लोडेड। तो फर्स्ट यहाँ पर कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं, देन कूलिंग करेंगे। देयर वाज ए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml। ऑल वॉल्यूम मेजरमेंट्स कॉरस्पॉन्ड टू रूम टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure. Determine the volume ratio V1 by V2 of CO and H2 in the original mixture. यानी जो रिएक्शन हो रही है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास 20 ml मिक्सचर है CO प्लस H2 का। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम 20 मिलीलीटर दिया हुआ है। इसका हमने कंबशन कराया O2 एक्सेस में हीट करके। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और इसी के साथ यहाँ पर H2O भी बनेगा। काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही होगी तो H2O भी वेपर फॉर्म में बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बनेगी। बट जैसे ही इसको अपन कूल करेंगे, कूलिंग करने पे हमारे पास नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी भी गैसेस फॉर्म में ही होगा, बट रूम टेम्परेचर तक इसको कूलिंग करने पे हमारे पास H2O जो हो जाएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2O वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ गया, तो इसका जो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन था वो खत्म सा हो गया है। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा वो ही हमारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा लिक्विड फॉर्म में वो नेग्लिजिबल है। यदि वेपर फॉर्म में होता तो कंसिडरेबल होता। तो कूलिंग में हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि इनिशियली हमारे पास कंबशन के बाद में या इनिशियली रिएक्शन में कि हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है तो कितना वॉल्यूम था और फाइनल हमारे पास वॉल्यूम क्या है, उनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रिएक्शंस को देख लेते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से दी हुई हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करा दे अपन ऑक्सीजन के साथ में, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। इसी तरह से यदि हाइड्रोजन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करा दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो ये H2O लिक्विड रख देते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर आप मोल्स में कैलकुलेट सॉल्व करें या वॉल्यूम में सॉल्व करें, दोनों सेम चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास यदि अपन बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का x मिलीलीटर अपन ले लेते हैं, तो इसमें O2 का कितना मिलीलीटर यूज़ होगा, हाफ इंटू x मिलीलीटर, और CO2 कितना मिल जाएगा, x मिलीलीटर मिल जाएगा। अब हमारे पास जो मिक्सचर है CO प्लस H2O 20 ml है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड x मिलीलीटर है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। यदि हाइड्रोजन अपन 20 माइनस एक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास O2 कितना यूज़ होगा, हाफ इंटू 20 माइनस एक्स। H2O लिक्विड हमारे पास वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखें कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अपन निकालते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है x प्लस एक्स बाई टू प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स बाई टू। ये हमारा रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम है टोटल, कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का तो 20 ml हो गए और O2 भी हमारे पास यूज़ हो रहा है तो उसका भी वॉल्यूम अपन कंसिडर करेंगे। तो ये टोटल वॉल्यूम इनिशियल हो गया। इसके बाद फाइनल वॉल्यूम हमारे पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, तो हमारे पास x से आप माइनस कर देंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, ये है 18 ml के बराबर दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 10 माइनस एक्स, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 मिलीलीटर। तो x हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ CO, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस बेसिस पे अपन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें, जो कि क्या होगा 20 माइनस एक्स यानी 20 माइनस 12 विच इज़ 8 मिलीलीटर। अब अपने को यहाँ पर पता करना था वॉल्यूम रेशियो V1 बाई V2। तो V1 बाई V2 हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 12 ml, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2।
ठीक है, तो ये रेशियो हमारा 3:2 होगा जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 102, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन ए गैसियस मिक्सचर ऑफ C3H8 CH4 एंड CO इज गिवन। तो हमारे पास जो मिक्सचर है वो क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर है C3H8 प्लस CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, परसेंटेज V/V ऑफ C3H8 गिवन है जो कि क्या है 20। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि 100 ml मिक्सचर कंटेन्स 20 ml C3H8। ठीक है, तो हमारे पास यदि अपन 100 ml मिक्सचर ले लें जिसको एक्सेस O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अपन ने क्या पता कर लिया कि 100 ml में हमारे पास C3H8 कितना है 20 ml है। तो रिमेनिंग CH4 और CO का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस CO कंबाइंड। तो 100 ml मिक्सचर था, उसमें से 20 ml C3H8 का अपन ने माइनस कर दिया तो ये 80 ml बच गया। ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं कि हमारे पास C3H8 की रिएक्शन होगी O2 के साथ और हमारे पास क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन कराएंगे तो आप कौन सी रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, जनरल CXHY X प्लस Y/4 O2 XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है, इस बेसिस पे आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 5O2 हो जाएगा, यहाँ पे 3CO2 और यहाँ पर 4H2O हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मीथेन CH4 की रिएक्शन कराई O2 के साथ तो हमारे पास CO2 प्लस H2O ये बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2O2 हो गया और यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम अपन कार्बन मोनोऑक्साइड की भी रिएक्शन करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ O2 क्या हो जाएगा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप वॉल्यूम रेशियो और मोल रेशियो सेम ही मानेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में ही डील कर लेंगे इसको। जैसे हमारे पास 1 मोल से कितना मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 मोल मिल रहा है। तो हमारे पास यदि वॉल्यूम यहाँ पर क्या ले लें 20 ml ले लें तो इससे अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मिलेगा 60 ml मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अपन यदि CH4 और CO का यदि देखें तो CH4 के 1 मोल से हमारे पास CO कितना मिल रहा है, CO2 भी 1 मोल मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 भी 1 मोल ही मिल रहा है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के 1 है, बट हमने को CH4 और CO का 80 ml दिया हुआ है। लेट से अपने पास CH4 क्या है x है तो CO का क्या हो जाएगा 80 माइनस x मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे अपन x मिलीलीटर लेते हैं और यहाँ पर 80 माइनस x मिलीलीटर लेते हैं तो हमारे पास x मिलीलीटर से यहाँ पे कितना मिलेगा x मिलीलीटर, यहाँ पर कितना मिलेगा 80 माइनस x मिलीलीटर। ठीक है, तो इन दोनों से हमारे पास टोटल 80 मिलीलीटर ही ऑब्टेन्ड होगा CO2 भी, तो टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड अपने पास कितना मिल रहा है 60 ml प्लस x प्लस 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 140 ml। ये टोटल CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 11 लीटर CO2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन टू प्रोपेन इज। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन दिया हुआ है, यानी प्रोपेन हमारे पास हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन हमारे पास हो जाएगा C4H10। इन दोनों का वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 लीटर दिया हुआ है। तो लेट से अपने पास C3H8 का यानी प्रोपेन का V लीटर है तो C4H10 का कितना हो जाएगा 3 माइनस V लीटर हो जाएगा। अब अपन ने क्या कर रहा है, इनका कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास C3H8 गैसियस प्रोडक्ट है, इसका कंबशन हम कराएंगे तो हमारे पास 5 मोल O2 यानी सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 मोल आ जाएगा और यहाँ पर 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप
ब्यूटेन का कंबशन कराइए C4H10, इसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H2 लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे भी H2 लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि इसको कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर 13/2 बैलेंस करने पे यहाँ पर 4 CO2 और यहाँ पर 5 H2O। ठीक है, इस बेसिस पे अपन यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा V लीटर, तो V लीटर से ही कितने कंज्यूम होगा 5V कंज्यूम होगा, और यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर 3V कंज्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 3 - V कंज्यूम कितना हो जाएगा 13/2 3 - V, और ऑब्टेन यहाँ पर होगा 4 3 - V। ठीक है, तो टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड, टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड जो होगा वो क्या होगा 3V प्लस 4 3 - V, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा 11। तो इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास 3V प्लस 12 माइनस 4V इक्वल टू 11। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 1, तो V हमारा क्या है 1 लीटर हो गया। तो हमारे पास वॉल्यूम रेशियो अपन निकालने, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन C4H10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8, यहाँ पर 3 - V होगा डिवाइडेड बाई V, तो 3 - 1/1, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2/1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 104, फास्फोरस हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। तो अपने को यहाँ पर देखना है सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है H3PO4। इसी तरह से फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास H3PO3। यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2। मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है हमारे पास HPO3 का होल एन, जिसमें n की वैल्यू यदि आप 1 रख दें तो हमारे पास ये हो जाएगा HPO3। ठीक है, अब इन सब में अपने को फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले H3PO4 में देख लेते हैं। तो अपन फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या माने x, तो यहाँ पर 3 × 1 प्लस फास्फोरस के x प्लस 4 × -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -8 + 3, -8 + 3 इक्वल टू 0, तो x - 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड लगाते हैं। सेकेंड में हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है H3PO3। यहाँ पर अपन देखें तो 3 × 1 फॉस्फोरस x हो गया, और इसी तरह से 3 - 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। ठीक है, इसी के बाद अपन देखें हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2। H3PO2 पे अपन देखें तो यहाँ पर 3 × 1 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की x, ऑक्सीजन की 2 - 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 आ जाएगी। इसी तरह से आप D में देखें HPO3 अपन मान लेते हैं, तो यहाँ पर अपन 1 प्लस फास्फोरस के x प्लस 3 × -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल ऑप्शन सी में मिल रही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 105, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, यहाँ पर जो CaOCl2 होता है ये डिसोशिएट होता है किस में, ये डिसोशिएट होता है कैल्शियम 2+ में, क्लोरीन माइनस में और OCl माइनस में। अब क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या होगा -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का निकालना है तो ऑक्सीजन का -2 होगा, क्लोरीन का x मान लेते हैं, टोटल समेशन चार्ज कितना है -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +1 आ जाएगी। दैट मीन्स क्लोरीन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 S2F2 H2S एंड H2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। S8 हमारा क्या है, इसका प्योर फॉर्म, सल्फर को प्योर फॉर्म में या एलोट्रोपिक फॉर्म में S8 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से S2F2 अपन देखें तो S2F2 में हमारे पास फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो S2 के अपन x मान लेते हैं, तो 2x प्लस यहाँ पर 2 और फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 1, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी सल्फर की। इसी तरह से H2S देखें, H2S में हमारे पास देखें तो 2 × 1 प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली इक्वल टू 0,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। यहाँ पर s की वैल्यू हो गई -2। इसी में H2SO4 अपन ने देख लिया। H2SO4 में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर x प्लस 4 × -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी x -6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। तो हमारे पास 0 1 -2 6 ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऐसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 107। आयरन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन विच। तो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeCO का होल 5। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है इस पे चार्ज क्या होता है 0। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे भी चार्ज क्या है 0 है। तो हमारे पास ए में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा 0। इसी तरह से बी में देखें, बी में हमारे पास H2O के ऊपर चार्ज 0 है, NO क्या है +1 है। इस मॉलिक्यूल को आप डिवाइड आयोनाइज करेंगे तो किस तरह से करेंगे FeH2O का होल 5 इस तरह से NO, यहाँ पर SO4 2- था तो यहाँ पे 2+ हो जाएगा और यहाँ पर 2- हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी x मान लें +5, यहाँ पर H2O का 0 हो जाएगा, NO पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे 1 रख देते इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसी तरह से सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा, ये Fe3+ और यहाँ पर FeCN6 4- ये बनेगा। तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखें तो x + 6 × -1 इक्वल टू -4। तो ये वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से यहाँ पर चेक करें FeCl4- में, तो x प्लस क्लोरीन की -1 होती है तो 4 - 1 इक्वल टू -1। तो x - 4 इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 + 4, तो ये +3 हो जाएगी। तो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पे +3। तो +1 केवल ऑप्शन बी में दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 108। 108 में हमें क्या पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू एन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली आर। तो हमारे पास क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में आपने क्या किया पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा क्या होता है K2Cr2O7, जिसको डिसोशिएट करेंगे तो कैसे डिसोशिएट होगा 2K+ प्लस Cr2O7 2-। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अपन डिसोशिएट किया तो हमारे पास Cr2O7 2- का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे ही अपन ने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4। +4 से ऑक्सीडाइज होकर ये किस में जाएगा +6 में जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा SO2 का वो किस में जा सकता है SO4 2- में, जहाँ पर इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ये खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है बट खुद क्या होगा रिड्यूस होगा Cr2O7। तो क्रोमियम की यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, तो ये इससे +3 में चला जाएगा Cr +3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और क्रोमियम की +3 है। तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो ये तो आपको एक अजम्पशन वाली बात होगी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ कराना है। बट यदि आपको फाइनल रिएक्शन देखनी है इन एसिडिक मीडियम तो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर Cr2O7 2- प्लस 3SO2 प्लस 2H+ कन्वर्ट होगा किस में 2Cr3+ प्लस 3SO4 2- प्लस H2O। तो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे पास कमिंग क्वेश्चंस में आएगा, तो वहाँ पर अपन बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 109। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन NH4NO3 आर। तो NH4NO3 हमारे पास डिसोशिएट होगा किस में NH4+ में और NO3- में। NH4+ में देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास X है प्लस 4 × 1 इक्वल टू +1। तो हमारे पास X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 4, ये हो जाएगा -3। यहाँ पर हमारे पास NO3- में क्या है
x की वैल्यू प्लस 3 इंटू -2 -1, तो x -6 इजक्वल टू -1, तो x इजक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -3 है और यहाँ पे +5 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 110, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम्स इन कैरो एंड मार्शल एसिड इज। तो सबसे पहले कैरो एसिड हो क्या होता है, कैरो एसिड होता है हमारे पास H2SO5, और मार्शल एसिड क्या होता है, मार्शल एसिड होता है हमारे पास H2S2O8। तो यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले सल्फर की, तो कैसे होगा, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर की x मान ली, ऑक्सीजन की 5 इंटू यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +8, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है वो क्या होता है, ये रेंज होती है -2 टू +6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पर H2S2O8 के केस में भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अपन ने क्या बना है, O2- वाले सारे मान है, जबकि इसमें से कुछ ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज वाले भी होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो अपन H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर होगा HOS डबल बॉन्ड O यहाँ पर OOH। ठीक है, यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, केवल सल्फर के साथ, तो यदि यह -2 है तो यहाँ पर +2 होगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर -1 लिंकेज है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 लिंकेज है तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। तो सल्फर का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा टोटल, ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आप H2S2O8 का भी निकालें, तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर यदि अपन बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो हमारे पास S डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली कैलकुलेशन यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन +1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे -1 है तो इसका भी +1 होगा। यहाँ पर -2 था तो इसका +2 होगा। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात होगी, +1 यहाँ पर +2 यहाँ पर +2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, यहाँ पर भी +6 हो गई। दैट मीन्स कैरो एसिड हो और H2S2O8 हो, दोनों में ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 +6। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।